विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम एक नए विषय का अध्ययन करेंगे और वह विषय है व्याकरण का। तो विद्यार्थियों, आज हम व्याकरण के एक नए विषय जिसका शीर्षक है उपसर्गाः, उसका अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, इस विषय का अध्ययन हम दो भागों में करेंगे। सर्वप्रथम आज की कक्षा में हम इसके सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे, अर्थात उपसर्ग किसे कहते हैं और इसका कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। और जो हमारी अगली कक्षा होगी उस कक्षा में हम इसके जो उदाहरण हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, आज की कक्षा शुरू करते हैं और पढ़ते हैं उपसर्ग के बारे में। विद्यार्थियों, उपसर्ग का अध्ययन करने से पूर्व आप यह ध्यान रखें कि जहाँ पर भी आप जिन शब्दों को समझ नहीं पा रहे हैं अथवा जो आप को क्लिष्ट महसूस हो रहे हैं, कठिन महसूस हो रहे हैं, उन्हें आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें और पुनः समझने का प्रयास करें। आप अपनी दृष्टि इसी तरफ बनाए रखें। अगर आपकी दृष्टि विचलित होगी तो आप जो उपसर्ग की प्रक्रिया है उसको समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, देखते हैं उपसर्ग किस प्रकार से होते हैं और किसे कहते हैं। विद्यार्थियों, हमारे पास में सर्वप्रथम यह आता है कि उपसर्ग कहते किसे हैं। तो इन्होंने कहा कि उपसर्गाः क्रिया योगे, अर्थात क्रिया के योग में उपसर्ग होता है। तो अगर क्रिया के योग नहीं होगा, अर्थात क्रिया का योग नहीं होगा, तो क्या होगा, तब वह क्या होगा, यह हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि अगर क्रिया का योग नहीं होगा तो क्या होगा। सर्वप्रथम हम देखते हैं विद्यार्थियों, जो क्रिया होती है संस्कृत में उसे हम धातु कहते हैं। धातु आपको पता है कि जो वध है, पट है, इत्यादि प्रकार से हमारे पास में धातु होती है। अब विद्यार्थियों, इन धातुओं के जो आरंभ में लगा होता है, अर्थात इस धातु के जो पहले लगा हुआ होगा वह तो होगा उपसर्ग, और जो बाद में लगा हुआ होगा वह होगा प्रत्यय। अब हमें यह समझ में आ गया है सामान्य रूप से कि धातु से पूर्व जो होगा वह उपसर्ग है और जो धातु के बाद होगा वह प्रत्यय है। चलिए अब हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। उपसर्गाः क्रिया योगे, क्रिया के योग में उपसर्ग होते हैं। क्रिया से पूर्व जुड़ने वाले प्र, परा आदि 22 प्रादियों को उपसर्ग कहा जाता है। अर्थात क्रिया से पहले जो जुड़े हुए होते हैं प्र, परा आदि 22 प्रादियों को उपसर्ग कहा जाता है। 22 प्रादि प्र, परा आदि को कहा गया है, अर्थात जो संस्कृत विषय है उसके अंदर उपसर्ग कितने हैं, 22। हमने यह सामान्य तौर पर जान लिया है। अर्थात जब इन 22 प्रादियों से क्या तात्पर्य है विद्यार्थियों, 22 प्रादियों से तात्पर्य है प्र, परा आदि जो 22 उपसर्ग हैं वह के साथ कोई धातु रूप या कृत प्रत्यय वाला रूप हो। अर्थात जो 22 प्रादि हैं उनके साथ में या तो धातु रूप होगा या फिर कृत प्रत्यय से युक्त कोई पद होगा, तभी ये उपसर्ग होंगे, अन्यथा अव्यय होंगे। अब हमारे पास में दो ही परिस्थिति इन्होंने रखी है। पहली परिस्थिति क्या है कि या तो इनके साथ में धातु होगी या कृत प्रत्यय वाले रूप होंगे। तो दोनों को ही देखते हैं हम। धातु को हमने देखा कि जो क्रिया है वही धातु है, जैसे पठ, वध इत्यादि धातु हैं। अब जो कृत प्रत्यय है वह क्या है वह हम देखते हैं। अब विद्यार्थियों, हमने जो पढ़ा है बार बार 22 प्रादि, तो 22 प्रादि इनको कहते हैं विद्यार्थियों जिनके अंदर प्र, परा, अप, शम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अति, अपि, सु, उद, अभि, प्रति, परि और उप, अर्थात ये 22 प्रादि हैं। प्र और उसके बाद में आदि, अर्थात प्र के बाद में और जितने बचे हुए हैं इस कारण से इन्हें क्या कहा गया है, प्रादि। अब विद्यार्थियों, एक शब्द और हमारे पास में आया था कृत प्रत्यय। अब हम देखते हैं कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। सर्वप्रथम इसकी प्रक्रिया को समझने पूर्व हम यह देखते हैं कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो विद्यार्थियों, हमने देखा था कि प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। अर्थात हमारे पास में 3 प्रकार के प्रत्यय हैं। उसके अंदर सिर्फ जो कृत प्रत्यय वाले रूप हैं उनके साथ यदि अगर प्रादि का प्रयोग किया जाएगा तो वह उपसर्ग होंगे। उपसर्ग कौन होंगे, ये प्रादि ही उपसर्ग
होंगे। अब हम देखते हैं कि कृत प्रत्यय के अंदर कौन कौन से प्रत्यय आते हैं। सामान्य रूप से विद्यार्थियों इसके अंदर हमारे पास में जो प्रत्यय आते हैं उनको हम देखते हैं, एक बार स्मरण कर लेते हैं कि वे प्रत्यय कौन कौन से हैं। देखिए हमारे पास में कृत प्रत्यय में आता है तद्धित। तद्धित के अलावा जितने भी जो प्रत्यय हैं वह कृत प्रत्यय के अंदर आते हैं। देखिए तव्यत है, तव्य, अनियर, केलिमर, यत, ण्यत, क्यप, क्षत्रि, सानच, तव्यत, त्रिच, तुमुन, त, तवतु, त्वा और ल्यप। ये सब प्रत्यय हमारे पास में कृत प्रत्ययों के अंदर आते हैं। अर्थात स्त्री प्रत्यय और तद्धित प्रत्ययों से जो भिन्न है उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। अब सामान्य तौर पर हम एक चीज़ समझ गए हैं कि जो प्रादि हैं वह यदि अगर किसी धातु और कृत प्रत्ययों वाले रूप से पूर्व लगे हुए होंगे तो वह उपसर्ग कहलाएंगे, अन्यथा वह अव्यय कहलाएंगे। चलिए अब हम इसके आगे की प्रक्रिया को देखते हैं कि आगे इसके अंदर और क्या क्या है या हमें क्या क्या सावधानी रखनी है, तब यह उपसर्ग होंगे अथवा होंगे या नहीं होंगे। देखिए अब हमारे पास में है कि उपगच्छति उपकार में उपसर्ग है, ठीक है। ये उपगच्छति, गच्छति हमें पता है विद्यार्थियों गम धातु से बना है, अर्थात धातु रूप है, इसलिए उपसर्ग है। उपकार है, उप और कार है, यह कृत प्रत्यय वाला रूप है, कार है। इसके आगे उप लगा हुआ है जो प्रादि के अंदर है। हमने 22 प्रादि देखे हैं और उन 22 प्रादियों का हमने अध्ययन भी किया है। विद्यार्थियों वो 22 प्रादि आपके स्मरण में होने चाहिए कि किस प्रकार से 22 प्रादि होते हैं और वह धातु से पूर्व किस प्रकार से लगे हुए होते हैं। यहाँ पर ये दोनों विद्यार्थियों उपसर्ग के रूप में है, यह हमने जान लिया है क्योंकि हमने दो ही प्रक्रिया देखी है, या तो धातु से पूर्व होगा या कृत प्रत्यय से पूर्व होगा। अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया है उन्होंने कि जबकि उपकृष्णम में उप अव्यय है, यहाँ पर उपकृष्णम। अब विद्यार्थियों जो कृष्णम लिखा हुआ है वह कृष्णम तो पद है, शब्द है एक, और उस शब्द का अर्थ है कृष्ण जो कि एक नाम है। अब हमने ये देखा है कि जो उपकृष्णम में जो उप है वह तो क्या होगा और कृष्णम क्या है, तो कृष्ण तो विद्यार्थियों एक नाम है और यहाँ पर जो उप लगा हुआ है वह अव्यय होगा, उपसर्ग नहीं होगा। यहाँ पर जो उपसर्ग होगा वह नाम है, यह हमने जान लिया है। अब हम देखते हैं कि आगे और क्या होता है। यहाँ पर दो ही चीज़ें हमने सीखी है फिर से कि यदि अगर क्रिया के और कृत प्रत्ययों के साथ होगा तो क्या होगा, उपसर्ग होगा, और यदि अगर किसी नाम या किसी और वस्तु के साथ होगा या किसी शब्द के साथ होगा तो वह क्या कहलाएगा, अव्यय कहलाएगा। अब विद्यार्थियों हमारे पास जो अगला है, धातु और उपसर्ग के बीच में प्राप्त होने वाला संधि कार्य नित्य रूप से होता है। अर्थात हमारे पास में जो धातु और उपसर्ग होगा उस धातु और उपसर्ग के बीच के अंदर जो प्राप्त हो गए हमारे पास पद, उपसर्ग और धातु, उसके बीच में जो संधि कार्य होगा वह नित्य रूप से होगा। देखिए किस प्रकार से हमारे पास जो पद है अधि और इते, हमारे पास क्या है विद्यार्थियों, अधि उपसर्ग है और इते हमारे पास में पद है। अब जो अधि है उस अधि का जो अंतिम वर्ण है ई और उसके आगे जो पद है ई, इन दोनों के बीच में हमें संधि कार्य करना है। अब संधि कार्य किस प्रकार से होगा, हमें पता है कि ई ह्रस्व के बाद अगर ह्रस्व ई या दीर्घ ई हो तो हमारे को प्राप्त होता है दीर्घ ई और संधि होती है सवर्ण दीर्घ संधि। अब सवर्ण दीर्घ संधि प्राप्त होने पर हमने यह संधि कार्य कर दिया है और हमारा जो मूल पद है वह क्या बनेगा, अधीते। उसी प्रकार से विद्यार्थियों हमारे पास जो दूसरा पद है प्रत्येति, प्रत्येति, प्रत्येति के अंदर हमारे पास वर्ण क्या आया है, अंतिम ई, उसके बाद में ए, ई के स्थान पर होगा य, और ये ए इसके अंदर मिलने पर पद बनेगा ये, और पूरा पद होगा हमारे पास में प्रत्येति। अर्थात विद्यार्थियों यदि अगर धातु और उपसर्ग के बीच में यदि अगर कोई संधि कार्य प्राप्त होता है
तो वह हमें नित्य रूप से करना है, अर्थात उसे हमारे को करना अनिवार्य होगा। अब आगे और क्या है, आगे इन्होंने लिखा विद्यार्थियों, एक क्रिया से पहले एक या एक से अधिक ज़्यादा उपसर्ग संभव है। अर्थात हमने जो 22 प्रादि पढ़े हैं, 22 प्रादियों को यदि अगर किसी धातु रूप या जो कृत प्रत्यय है उससे पूर्व लगा हुआ आता है तो एक या एक से अधिक आने पर भी हम उनमें संधि कार्य कर उन्हें लिख सकते हैं। अर्थात एक या एक से ज़्यादा उपसर्गों का प्रयोग किया जा सकता है और इन उपसर्गों के बीच में यदि अगर संधि कार्य है तो वह हमें नित्य रूप से करनी है, यह हमें पता है। इन उपसर्गों के बीच प्राप्त होने वाला संधि कार्य भी अनिवार्य रूप से होगा। देखिए यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास जो गच्छति पद है गम धातु का है, हमें पता है कि यह धातु रूप का है, तो अब हम इसे जो उपसर्ग है उन उपसर्गों के साथ इसका प्रयोग करेंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में 2 उपसर्ग हैं, नी और उद, अर्थात जो धातु रूप है उसके साथ में एक या एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया जा सकता है। चलिए अब हमें यह संधि युक्त करके हमें लिखना है, नी के बाद में उद है। तो विद्यार्थियों अब हम जानते हैं कि ई के स्थान पर यह करना है और ये के बाद में उ और न आधा न्युद हो गया और गच्छति इसके साथ में हम लिख देंगे। तो गच्छति इसके साथ में लिखने के बाद में हमारा जो पद होगा वह क्या होगा विद्यार्थियों, वह पद होगा न्युद गच्छति। अर्थात यह पद जब भी आएगा तब हमें पता है कि इसके अंदर 2 उपसर्ग है। 2 उपसर्ग कौन कौन से हैं, एक तो नी है और दूसरा उद है। चलिए और हमें क्या ध्यान रखना है या और हम क्या जान सकते हैं। अब आता है विद्यार्थियों, किसी भी प्रसंग में एक ही उपसर्ग की आवृत्ति संभव नहीं है। अर्थात ये कहना चाह रहा है जैसे हमारे पास पहले वाला पद था गच्छति और गच्छति के से पहले हमने लगाया था नी उपसर्ग, नी उपसर्ग हमने लगाया था। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर इस प्रकार की परिस्थिति हो कि एक ही उपसर्ग की आवृत्ति हो तो वह आवृत्ति संभव नहीं है। अर्थात नी 2 प्रकार से अर्थात 2 बार नहीं आएगा। हाँ, 2 अलग अलग जो उपसर्ग हैं वह आ सकते हैं लेकिन एक ही प्रकार के 2 उपसर्ग यहाँ पर नहीं आएंगे। यह जो वाक्य है वह कहना चाह रहा है। चलिए और आगे जानते हैं कि आगे क्या है। आगे ये कहता है विद्यार्थियों, एक श्लोक हमारे सामने दिया हुआ है और उस श्लोक के बारे में यह बताता है कि उपसर्ग वास्तव में होता क्या है और उपसर्ग से जो धातु है, जो पद है, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा या क्या उससे भिन्नता हो जाती है। देखिए, उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नीयते। उपसर्गेण, उपसर्ग के द्वारा जो धातु का अर्थ है वह बलपूर्वक बदल दिया जाता है, अर्थात बलपूर्वक उसका अर्थ बदल जाता है। अर्थात कोई भी जो धातु रूप होगा उस धातु रूप में यदि अगर हम उपसर्ग लगाते हैं तो उस उपसर्ग के लगने से उस धातु का जो अर्थ है वह परिवर्तित हो जाता है। अर्थात जो उस धातु का जो अर्थ है उससे भिन्न अर्थ निकल जाता है। देखिए कैसे बताता है ये, प्रहार, आहार, संहार, विहार, परिहार, वत। अर्थात अलग अलग उसने पद बताए। देखो विद्यार्थियों, प्रहार, फिर उसके बाद में आहार, संहार, विहार, परिहार, वत। अर्थात उपसर्ग के लगने से जो हमारा धातु रूप है उसका अर्थ बदल जाता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है उसको समझते हैं, एक बार देखते हैं। सामान्यतः उपसर्गों का कोई स्वतंत्र या पृथक अर्थ नहीं होता है। अर्थात जो हमारे प्रादि थे 22 प्रादि, उन प्रादियों का सामान्य रूप से कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे यदि अगर हम अलग अलग निकालें कि प्र का क्या अर्थ होगा, परा का क्या अर्थ होगा, तो उस प्रकार से उनका सामान्य तौर पर कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन ये उपसर्ग धातु के साथ जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं। अर्थात जब भी ये किसी धातु के साथ जुड़ेंगे तो उस धातु के अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा, उसके अर्थ में एक विशेषता आ जाएगी, भिन्नता आ जाएगी। देखिए किस प्रकार से उसमें भिन्नता आती है वह देखते हैं हम। हमारे पास में पद आए विद्यार्थियों, हार है। हार है के अंदर अब किस प्रकार से
अर्थ परिवर्तन होता है। हमारे पास जो में हारह पद है विद्यार्थियों ह्री धातु से बना हुआ है अर्थात धातु रूप का है। अब हम जो इसके साथ उपसर्गों का प्रयोग करके जो हमारा अर्थ परिवर्तन है उसको समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से अर्थ में परिवर्तन होता है। हारह जो पद बना उस हारह पद का अर्थ अलग है और उनके साथ जो उपसर्ग जुड़ेंगे उनका अर्थ अलग है। देखिए किस प्रकार से हारह में यदि अगर हम आ उपसर्ग जोड़ देंगे विद्यार्थियों मूल रूप से यह आंग उपसर्ग होता है और ग की संज्ञा होने के बाद में सिर्फ आ शेष रहता है, इसलिए इसे आ ही लिखा जाता है। आ प्लस हार है तो अर्थ क्या हो विद्यार्थियों आहार है। जो नया पद बना वह क्या बना आहार है। उसके बाद में जैसे हार है, हार के आगे यदि अगर हम सम उपसर्ग लिख देते हैं तो हमारा नया पद क्या बनेगा संहार है। और यदि अगर हम उससे आगे परि उपसर्ग लगा देते हैं तो हमारा पद क्या बनेगा परिहार है। और यदि अगर हम उससे आगे वी उपसर्ग लगा देते हैं तो पद क्या बनेगा विहार है। और यदि अगर उपसर्ग लगा देंगे तो क्या बनेगा उपहार है। और यदि अगर प्र उपसर्ग लगा देंगे तो क्या बनेगा प्रहार है। इस प्रकार से जो हमारा हार है जो मूल पद था वह क्या क्या बना, सबसे पहले आहार है, फिर उसके बाद में संहार है, फिर परिहार है, फिर विहार है और उपहार है और अंत में क्या बना प्रहार है। अर्थात जब जब भी उसके साथ उपसर्ग लगेगा उसका अर्थ परिवर्तन होता जाएगा। अब जो हमारे जो नए पद बने हैं उनके अर्थों को हम समझते हैं कि किस प्रकार से उनके अर्थ बदले हैं। ह्री धातु का सामान्य अर्थ हरण करना या ले जाना है। अर्थात जो हमने ह्री से बनाया था हार है उसका जो सामान्य अर्थ था वह क्या था हरण करना या ले जाना। जो ह्री धातु है उसका सामान्य अर्थ क्या है विद्यार्थियों हरण करना या ले जाना। लेकिन इस धातु से पहले उपसर्ग का प्रयोग होने पर अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। हमने देखा कि अलग अलग नए नए पद बन गए थे। अब उन पदों के क्या क्या अर्थ हैं वह देखते हैं। देखो प्र उपसर्ग लगाने के बाद हमने क्या पद बनाया था प्रहार है और उस प्रहार का क्या अर्थ होता है आघात या चोट पहुंचाना। और उसके आगे हमने जब आंग उपसर्ग लगाया तो हमारा पद क्या बना था आहार है। आहार से क्या बना भोजन करना। अर्थात यदि अगर हार है पद से पहले हमने आंग उपसर्ग लगाया आ उपसर्ग लगाया तो पद बना आहार है और आहार का अर्थ होता है भोजन करना। सम उपसर्ग का प्रयोग होने पर विद्यार्थियों हार है, हार से पूर्व यदि अगर हमने सम लगाया तो पद क्या बना संहार है और संहार का अर्थ होता है मारना। अब और देखते हैं परि उपसर्ग का प्रयोग होने पर विद्यार्थियों जो परि उपसर्ग है हार है के आगे हमने परि लगाया तो हमारा नया पद क्या बना परिहार है और परिहार का क्या अर्थ है निवारण या त्यागना। और वी उपसर्ग यदि अगर उससे पूर्व लगता है हार से पूर्व यदि अगर वी उपसर्ग लगाया जाता है तो हमारा पद बनता है विहार है और विहार से क्या तात्पर्य है घूमना। और उसके आगे यदि अगर उपसर्ग लगा देते हैं तो हमारा पद क्या बनेगा विद्यार्थियों उपहार है। और उपहार तो आप जानते हो किसे कहते हैं जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देता है उसे उपहार कहते हैं। अर्थात अभिनंदन की हेतु से देय वस्तु अर्थात किसी के सम्मान में जो वस्तु दी जाती है उसे क्या कहते हैं उपहार है। अब विद्यार्थियों आज की कक्षा में हमने यह जाना कि जो धातु से पूर्व लगे हुए होते हैं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है और धातु के साथ साथ वे कृत प्रत्यय वाले रूप भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि अगर धातु और कृत प्रत्यय वाले रूप नहीं होंगे तो वे उपसर्ग क्या कहलाएंगे अव्यय। और उपसर्ग कितने होते हैं विद्यार्थियों उपसर्ग होते हैं 22। तो आज की कक्षा में आपका गृह कार्य यह है कि आप उन 22 उपसर्गों को फिर से पढ़ें, उन्हें याद करने का प्रयास करें क्योंकि हमारे पास जो संस्कृत विषय है उसके अंदर सिर्फ 22 उपसर्ग हैं, वही हमें समझना है, वही हमें पढ़ना है। तो चलिए विद्यार्थियों आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। आगे की कक्षा में हम नए उदाहरणों के साथ मिलेंगे और उन उदाहरणों के साथ मिलते हैं हम विद्यार्थियों अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।